बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 78 मुलाहिज़ा फरमाएँ। हीरे ऐसे ही बनते हैं, कुंदन भी ऐसे ही बनते हैं और सीपियों में मोती भी ऐसे ही परवान चढ़ते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा। शानी ने नफ़ी में सर हिलाया। इस जुम्बई से दो मोती उसकी आंखों से निकलकर रेशमी रुखसारों पर फिसल गए। पीर बाबा ने एक बार फिर अपना हाथ शानी के सर पर फेरा। शानी को लगा कि सर के बालों से पाँव के तलवों तक सुकून की एक नाकाबिले बयान लहर दौड़ गई है। पीर बाबा ने हकीकत शनास लहजे में कहा, मेरा बच्चा, हिम्मत नहीं हारनी। रास्ता कैसा भी मुश्किल हो मगर चलते रहना है। मंजिल की परवाह भी नहीं करनी। मंजिल क्या है ये तो हम खुद भी नहीं जानते। ऊपर वाला चाहे तो रास्ते को मंजिल बना दे, चाहे तो मंजिल भी मंजिल ना रहे। और मैं जानता हूँ तू मंजिल की परवाह किए बगैर चल सकती है। मैंने तेरी पेशानी पर एक ऐसा सितारा देखा है जो बहुत बुलंदी पर चमकता है। हाँ मेरा बच्चा, मैं गलत नहीं कह रहा। वो चुप रही। उसका दिल चाहा कि वक्त की गर्दिश थम जाए। बाबा का हाथ कभी उसके सर पर से ना उठे। जो बाबा उसके सामने था वो माजी का खूबरू एक्टर वारसी था। आज का मुंडे हुए सर, लंबी दाढ़ी और मदकूक चेहरे वाला पीर बाबा। वो दिलगीर आवाज में बोली, मैं क्या करूं बाबा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं किस तरफ जाऊं। वो कुछ देर लब बसता रहे, फिर रमजिया लहजे में बोले, तुझे आगे बढ़ना है दी रानी। पीछे मुड़कर देखने से कोई फायदा नहीं और अभी पीछे वीरानी के सिवा कुछ है भी नहीं। जब वीरानियां नहीं रहेंगी तो फिर देख लेना पीछे भी। वो चौंक कर बाबा का चेहरा देखने लगी। इसे लगा जैसे ये रहनुमा सिर्फ इसके सवाल का जवाब देने के लिए ही यहाँ आया था। फ़कत इसे रास्ता दिखाने के लिए शानी कितनी देर गुमसुम बैठी रही। इसकी पलकें झुकी रहीं। पीर बाबा ने भी कुछ नहीं कहा। फिर शानी बर्राए हुए लहजे में बोली, मैं फ़िलहाल अपनी हवेली की बजाय जोहराबाद जाना चाहती हूँ। मैं उन लोगों का हाथ बटाना चाहती हूँ जो नारपुर के चौधरियों और कुदरत जैसे लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने कहा। मैंने अचानक शानी को महसूस हुआ कि वो अकेली बैठी है। इसने चौंक कर सामने देखा, वहाँ पीर बाबा नहीं थे। वो उठी और लपक कर दरवाजे तक पहुंची। उसने पहले बाएं और फिर दाईं तरफ देखा। 40-50 कदम दूर इसको बस सरमद की एक झलक दिखाई दी। वो पीर बाबा के पीछे चलता हुआ एक मोड़ पर ओझल हो रहा था। एक रोज़ बाद शानी कम्बुआ बस्ती जोर आबाद में मौजूद थी। यह खासी बड़ी बस्ती थी। यह मैट्रिक तक स्कूल मौजूद था। एक छोटा सा हॉस्पिटल और डाक खाना भी था। 60% मकान कच्चे थे, यानी गारे मिट्टी से बनाए गए थे। 40% पुख्ता और नीम पुख्ता थे। शानी के खालू एजाज भी शानी की छोटी खाला के साथ जोहर आबाद आए हुए थे। शानी ने खालू की ससुराल में क़याम किया। ये 4-5 कमरे का मकान था। सेहन कच्चा था। छत भी लकड़ी की थी। दीवारें ईंटों की बनी हुई थी, लेकिन उन पर प्लास्टर नहीं था। सेहन में नीम के 2 दरख्तों तले हैंड पंप लगा था और पानी के गड्ढे पड़े हुए थे। यहाँ खालू एजाज के बूढ़े ससुर के अलावा एक बेटा और बहू भी रहते थे। आरफ कम्बुआ का घर भी इसी गली में बस 2 मकान छोड़कर मौजूद था। शानी दोपहर के वक्त कम्बुआ बस्ती में पहुंची। इसकी आमद ने लोगों में हलचल पैदा कर दी। खिड़कियों और दरजों की ओर से इसे देखा जाने लगा। कुछ चेहरों पर दिलचस्पी के आसार थे और कुछ पर नागवारी की शिकने थी। मिला जुला रद्देमल था। शानी जानती थी यहाँ मोहतम बस्ती की तरह पीर कुदरत के लिए अंधी अकीदत नहीं है। कुछ लोग उस पर यकीन रखते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो उसे फरेबी और धोखेबाज करार देते हैं। जो लोग उसे धोखेबाज समझते थे उनके लिए शानी एक बाउसला और दलेर चौधरानी थी, जिसने छोटी सी उम्र में बड़ा काम किया था। कुदरत की चीरा दस्तियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। उसके असर रसूख को ललकारा था। शानी के हाथों कुदरत की बीबियों की पिटाई अब कोई ढकी छुपी बात नहीं थी, लेकिन वो लोग जो कुदरत की शोबदा बाजियों का शिकार थे यकीनन शानी को गुमराह और गुनाहगार करार देते थे। उनके नज़दीक वो नहुसत का चलता फिरता पैकर थी और ये नहुसत किसी भी वक्त किसी पर भी असरअंदाज हो सकती थी। सपैर को आरिफ और उसकी बीवी जमीला आए और शानी को अपने साथ बस्ती में घुमाने ले गए। स्कूल की इमारत के साथ ही आरिफ ने कुछ ज़मीन मुकामी लोगों के चंदे से हासिल की थी। यहाँ वो बच्चों के खेल कूद के लिए छोटा सा मैदान बनवा रहा था। इस मैदान के गिर्द 4 दीवारी बनाई गई और लोगों के बैठने के लिए स्टेडियम की तर्ज पर 4-5 कच्ची सीढ़ियाँ तामीर की गई। फिर आरिफ और जमीला उसे बस्ती का हॉस्पिटल दिखाने ले गए। इसका साल इमारत की दीवारों से ओपले उखाड़ कर रंगो रोगन करने की तैयारी की जा रही थी। 2 कमरों की टूटी हुई छतें भी मुरम्मत के मरहले से गुजर रही थी। ये मोटी दीवारें और मेहराबी दरवाज़ों वाली इमारत अंग्रेज़ों के दौर की थी। नानक चंदी ईंटों से इस मुख्तसर इमारत को आसारे कदीमा का सा रंग दे दिया था। शाम के वक्त आरिफ किसी ज़रूरी काम से चला गया। शानी खालू एजाज और खाला के पास वापस आ गई। दई इलाकों में रात का खाना जल्दी खा लिया जाता है। 8 बजे तक वो लोग खाने से फारिग हो चुके थे। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। खालू एजाज लालटेन लेकर वसी सेहन के आखिरी सिरे पर गए और एक लंबे चौड़े शख्स को लेकर अंदर आ गए। उस शख्स को घर के बैठक नुमा कमरे में बिठा दिया गया।
2-4 मिनट बाद खालू एजाज शानी के पास आए और बताया, यहाँ का SHO आया है, तुमसे बात करना चाहता है। क्या मसला है? शानी ने परेशान होकर पूछा। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन तुम मुझसे मिल लो। शानी खालू एजाज के हमरा बैठकनुमा कमरे में पहुंची। हट्टे कट्टे देहाती थानेदार ने खड़े होकर शानी को सलाम किया। वो शलवार कमीज में था और उसकी कमीज के नीचे पिस्तौल की मौजूदगी महसूस की जा सकती थी। रस्मी कलिमात के बाद थानेदार नवाज भारी भरकम आवाज में बोला, बीबी जी, आप मेरे इलाके में आई हैं, आपकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी बनती है। गुजरांवाला के बड़े ऑफिस से भी पैगाम आया है कि आपका खास ख्याल रखा जाए। मुझे किसी की हिफाजत की ज़रूरत नहीं है, शानी ने रूखे लहजे में कहा। पर हमें तो आपकी खिदमत करने की ज़रूरत है जी। हम तनख्वाह किस काम की लेते हैं? आप आज़ादी से बस्ती में घूम फिर रही हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई अनबन हो जाए तो हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे? ऐसी क्या आफत आ गई है? आप सब जानती हैं बीबी, बल्कि हम तो आपके मुकाबले में कुछ भी नहीं जानते। थानेदार साहब खुलकर बात करें, पहेलियां ना बुझवाएं, शानी ने कहा। वो खनकार कर बोला, देखें जी, अब ये कोई डकी छुपी बात तो नहीं है कि रुस्तम सियाल फिर अपने पुराने गिरोह से जाकर मिल गया है। आज से सिर्फ 8 दिन पहले पिछली जुमे रात को उसी के गिरोह के बंदों ने यहाँ से 15-20 मील दूर पुरानी रोड के करीब वारदात की है। एक जरी बैंक की गड्डी से कैश लूटा है और एक बंदा कत्ल किया है। 2 बंदे शदीद जख्मी हुए हैं। असल बात का पता तो बाद में चलेगा। कहने वाले कहते हैं वारदात में रुस्तम खुद भी शामिल था। तुम इस बात से क्या मतलब निकालना चाहते हो नवाज साहब? खालू एजाज ने कहा। देखें जी, मेरी बात का बुरा ना मनाएं। बीबी जी और सियाल के बारे में सब कुछ अखबारों में छप चुका है। ये बातें झूठी या सच्ची तो हो सकती हैं, लेकिन डकी छुपी नहीं है। रुस्तम सियाल के सर पर इस वक्त खून सवार है। वो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। बड़े ऑफिस से जो पैगाम आया है उसमें भी कहा गया है कि रुस्तम की तरफ से खतरा है। खास तौर से जिस इलाके में आप लोग आ गए हैं, यहाँ खतरा ज्यादा है। खबरदार करने का बहुत शुक्रिया, शानी ने कहा। मेरी दरख्वास्त है कि आप ज्यादा आज़ादी से ना घूमें फिरें, इससे हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आपने कुछ और कहना है या अब हमें इजाज़त है? शानी ने सपाट लहजे में पूछा। इजाज़त तो आप मुझे दें, हम नौकर हैं, आप तो नहीं हैं, थानेदार नवाज ने कहा और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वापस अपने कमरे में आकर शानी तादेर बिस्तर पर लेटी रही। रुस्तम का नाम बेपनाह शिद्दत से इसके कानों में गूंज रहा था। ये नाम तो अब जैसे हर सांस के साथ इसके सीने में दाखिल होता था, इसके लहू में सराइत कर गया था और सांस के साथ बाहर आता था। कैसा शख्स था वो? कितना प्यारा लेकिन कितना जालिम। वो बज़ाहिर बेज़रर था, उसके ऊँटों पर चुप की मोहर रहती थी, उसकी निगाहें झुकी रहती थी, लेकिन शानी के दिलो दिमाग पर उसका तसल्लुत कहाँ तक था ये सिर्फ शानी ही जानती थी। वो अपने नादीदा हाथों से हर रोज एक नई जंजीर को हरकत देता था और शानी को उसमें जकड़ लेता था। वो अब तक ऐसी लातादाद जंजीरों में जकड़ी जा चुकी थी। इसकी समझ में नहीं आता था वो इन जंजीरों को कैसे तोड़े। लोगों में एक आम तासर ये था कि पुलिस ने अब रुस्तम सियाल को किसी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ना। जब वो ऐसी बातें सुनती थी तो इसे लगता था जैसे रुस्तम की नहीं, खुद इसकी अपनी मौत की बात हो रही है। शानी के ज़हन में 1.5-2 माह पहले के मनाजिर घूमने लगे। उन दिनों वो हवालाती की हैसियत से डिस्ट्रिक्ट जेल में थी। एक दिन खातून पहरेदार के साथ जो पुलिस अफसर शानी के कमरे में दाखिल हुआ था, उसकी दहशत थानों से लेकर अखबारों तक फैली हुई थी। शानी ने पहले भी कई बार उसका नाम सुना था, लेकिन उस दिन पहली बार उसने DSP रियाज की शक्ल देखी थी। वो शक्ल इसे बेरहम कसाई नजर आता था। कानों के नीचे गोश्त फूला हुआ था, जबड़े चौड़े, नाक मोटी और कांटेदार, मूंछों तले होंठ सावले से। उस शख्स को देखकर शानी के जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। जो सबसे पहला एहसास इसे हुआ वो ये था कि यह शख्स जरा सी बात पर आतिश फिशां की तरह फट सकता है और बहुत कुछ खाकिस्तर कर सकता है। उस रोज DSP रियाज ने शानी को एक खत दिखाया था। शानी हैंडराइटिंग पहचानती थी, ये रुस्तम की थी। शानी को खत पढ़वाने से पहले रियाज ने उसे बताया कि यह खत रंगवाली के डाक खाने से पुलिस के हाथ कैसे लगा। उसके बाद रियाज ने खत शानी के हाथ में थमा दिया। रुस्तम का यह मुबैना खत शानी के ताया मासूम के नाम था। खत यूं शुरू हुआ था, मैं हैरान हूँ, तुम्हारा नाम मासूम है, तुम रंगवाली की मस्जिद में इमामत कराते हो। लोग तुम्हें आलिम दीन समझते हैं, लेकिन तुम्हारी समझ भी वही है जो रंगवाली के किसी जाहिल से जाहिल शख्स की हो सकती है। इस आतिशी खत का इख्तिताम इन अल्फाज पर था, एक बात याद रखना, जो नाइंसाफ़ी तुम लोगों ने की है उसका सिला तुम्हें ज़रूर मिलेगा। मैं इस नाइंसाफ़ी को भूलूंगा नहीं। बेशक अभी वक्त तुम्हारे हाथ में है, लेकिन वक्त कभी भी हमेशा किसी के हाथ में नहीं रहा। इस खत को पढ़ने के बाद शानी को शदीद तरीन शाक महसूस हुआ, लेकिन फौरन ही वो इस शाक से निकल भी आई थी। अचानक इसके दिल ने गवाही दी थी कि यह खत रुस्तम का नहीं, और अगर रुस्तम का है तो उसने अपने होशो हवास में नहीं लिखा, और अगर अपने होशो हवास में लिखा है तो फिर इसका वो मकसद नहीं जो बज़ाहिर नजर आ रहा है।
ये उसके दिल की अथाह गहराइयों से मिलने वाली गवाही थी कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन रुस्तम स्याल इस किस्म के रवैये का मुजाहरा नहीं कर सकता। जब दिल की गहराइयों से गवाही मिल गई तो शानी भी रंज की बहरे बेकरां से निकल आई थी। कसाब सूरत रियाज ने कहा, देख ले शानी, तू उस भगोड़े को क्या समझती रही है और वो क्या निकला है। अगर तेरे दिल में इस खत के बारे में कोई शक है तो मैं बड़े से बड़ा खल्फ उठाने को तैयार हूँ कि ये उसी भगोड़े का खत है, और हो सकता है कि आगे चलकर तुझे और तेरे वारसों को इस तरह के और भी मोहब्बत नामे मिले। आप मुझसे क्या चाहते हैं? शानी ने पूछा। चाहने की बात छोड़ो, ये बताओ तुम क्या दे सकती हो। डीएसपी रियाज का लहजा उसकी शक्ल से बढ़कर जहरीला था। फिर उसने एकदम नरम लहजे में कहा, कानून की हाथ मजबूत करोगी तो इसमें तुम्हारा फायदा है, नहीं तो ये लुटेरा किसी वक्त कुछ भी कर जाएगा। तुम लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है, और हो सकता है कि तुम्हारी थोड़ी बहुत शर्म करे, मगर तुम्हारे वाली वारसों का जीना तो हराम कर सकता है ना। उस रोज डीएसपी रियाज ने शानी के साथ तवील गुफ्तगू की, कभी डरा धमकाकर, कभी नरमी से, कभी चालबाजी से। उसने शानी के ऊँटों के ताले खोलने चाहे थे। वो चाहता था कि शानी रुस्तम का कोई सुराग बताए ताकि उसे जल्द अज जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जा सके। उसकी बातों से शानी को अंदाजा हुआ कि रुस्तम की वाहिद करीबी अजीज उसकी एक बहन है। बहन और बहनोई का खोज लग जाए तो रुस्तम तक पहुंचना आसान हो जाएगा। रियाज की पूछगछ का सारा जोर इस बात पर था कि शानी उसे रुस्तम के बारे में नहीं बता सकती तो उसकी बहन के बारे ही में कोई सुराग दे दे। शानी इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, और अगर जानती होती तो भी उसने कुछ नहीं बताना था। नाकाम होकर रियाज ने शानी को नंगी गालियां दी थी। शायद वो इससे आगे बढ़कर इससे मार पीट भी करता, लेकिन वो जानता था नादीदा हाथ शानी के पीछे हैं। अगर वो एक हाथ से आगे बढ़ा तो ये हाथ हरकत में आ जाएंगे। जेल में पेश आने वाले ये सारे वाकयात 1-2 मिनट के अंदर शानी के जहन में से गुजर गए। वो बिस्तर पर लेटी रही और सोचती रही कि रुस्तम इस वक्त कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, क्या सोच रहा होगा। रुस्तम के बारे में सोचते हुए इसका दिल निदामत और दुख से भर जाता था। वो जहाँ गुसल लम्हे ज़ेन में ताज़ा हो जाते थे जब वो रुस्तम के बहुत नज़दीक आते आते बहुत दूर चली गई थी। मोहतम बस्ती में कमरे की खिड़की में सरदार की बीवी माखो फूलों से भरी हुई टोकरी रख गई थी। शर्म के मारे इस टोकरी के फूल शानी ने अपनी ओढ़नी में नहीं डाले थे, लेकिन इसकी मर्जी तो वही थी जो माखो चाहती थी और सारी बस्ती चाहती थी। शानी की तकलीफ दे बरलों के बाद रुस्तम का हाथ थामने पर आमादा हुई थी। वो सुबह इसकी जिंदगी की हसीन सुबह बनी और फिर कुछ ही देर बाद तारीख तरीन सुबह बन गई। रुस्तम इसे छोड़कर चला गया। हाँ, वो चला गया, हमेशा की तरह कोई भी शिकवा जबान पर लाए बगैर, एक भी आंसू बहाए बगैर। और वो अश्कबार आंखों के साथ दहलीज पर खड़ी सोचती रह गई। वो इससे बात तो कर सकती थी, एक बार, सिर्फ एक बार उसे बता तो सकती थी कि कुछ देर पहले उसने कितना हसीन फैसला किया था। रुस्तम के चले जाने के बाद उसने इतनी शदीद खसरत महसूस की थी कि उसे अपनी जान की हर रग टूटती हुई महसूस हुई थी। लेकिन अब जब 3 माह गुजरने के बाद वो इस बारे में सोचती तो इसे लगता कि शायद जो कुछ हुआ ठीक ही हुआ। जिंदगी का वो शदीद तरीन जज्बाती मोड़ कोई शदीद नुकसान पहुंचाए बगैर गुजर गया। अगर उस दिन ताया मासूम और हाजी हयात की आमद से कुछ देर पहले वो रुस्तम को इस दिल नवाज फैसले से आगाह कर देती और उसके कुछ ही देर बाद ये दिल नवाज फैसला 2 नाक जुदाई में बदलता तो फिर ये जान का अज़ियत कई गुना बढ़ जाती। और अब जो हालात सामने आ रहे थे उनसे अंदाजा होता था कि शायद इस फैसले का शानी के लबों तक ना आना ही बेहतर था। पिछले चंद महीनों में जिस दूसरे ख्याल ने दिन रात शानी के जहन को जकड़े रखा था वो मुन्ने का ख्याल था। मुन्ने के ख्याल आती इसके सीने में जैसे एक स्याल मुहब्बत हिलकोरे लेने लगी और उसकी खुशबू पूरे जिस्म में फैल जाती थी। वो हर वक्त सोचती थी वो कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, उसे कैसे याद करता होगा। बाबों के अलविदाई अल्फाज तो जैसे हर वक्त शानी की समात में गूंजते रहते थे, मुन्ने को संभाल लोगी ना। अब तक की जिंदगी में शानी की आंखों ने जो हसीन तरीन सपना देखा था वो एक ही था। उस सुनहरी सपने में शानी के साथ 2 हंसते मुस्कुराते चेहरे और थे, एक मुन्ने का और दूसरा रुस्तम का। किसी सरसब्ज ढलवान पर फूलों से लदे हुए छोटे से घर में हफ्तरंग शाम के झरोकों से झांकती और आंगन में उतरती थी। मुन्ना शानी की बाहों में मचलता था और शानी रुस्तम की बाहों का सहारा पाती थी। शानी की अब तक की मालूमात के मुताबिक मुन्ना लाहौर में चौधरी बशीर के पास मौजूद था। चौधरी बशीर खौफनाक जल्दी बीमारी से हाल ही में सेहतयाब हुआ था। अपने भाई बंदों से उसकी सुलह हो चुकी थी। ताम कातरा ताऊ शाम से अनबन अब भी मौजूद थी। 1.5-2 माह पहले शानी ने अपने वकील हमदानी साहब के जरिए चौधरी बशीर को पैगाम भिजवाया था कि वो एक बार मुन्ने को देखना चाहती है। इस पैगाम का जवाब मनफी सूरत मिला था। चौधरी बशीर ने मुन्ने को लाने से साफ इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि मेरा बच्चा पहले ही मरीज हो चुका है, मैं इसकी बीमारी में इजाफा नहीं करना चाहता। अचानक कुछ आवाज़ों ने शानी को ख्यालों से चौंकाया। घोड़ों की टापें गूंजी थी, उसके साथ ही आरफ की मोटरसाइकिल की आवाज़ भी सुनाई दी थी। शानी ने खिड़की से झांका।
कुशादा सीन में आगे एक तांगा खड़ा था और 2-3 घोड़े भी दिखाई दे रहे थे। तांगे में 2 शहरी लड़कियां और एक टी शर्ट वाला नौजवान मौजूद थे। उनके हाथों में सफरी बैग थे। आरफ बहुत खुश दिखाई दिया। वो लंबे डग भरता हुआ अंदर आया और बोला, शानी बहन, तुम्हारा आना मुबारक साबित हुआ। एक मामला कई हफ्तों से अटका हुआ था, आज ठीक हो गया है। कौन लोग हैं ये? डॉक्टर, दोनों लेडी डॉक्टर्स गुजरांवाला की हैं। डॉक्टर साहब लाहौर से आए हैं। अल्लाह ने चाहा तो 1-2 दिन तक हम हॉस्पिटल में इलाज मुआलजा शुरू कर देंगे। इसी दौरान में कुछ और लोग भी इकट्ठे हो गए। ये सब के सब आरफ के खम ख्याल थे। तीनों डॉक्टर्स का इस्तकबाल फूलों के हार डाल कर किया गया। आरफ का एक पुरजोश साथी कहीं से ढोल उठा लाया। कुछ नौजवान ढोल की थाप पर भंगड़ा डालने लगे। 2 अफराद ने 222 राइफल से हवाई फायर करके खुशी का इजहार किया। अब शानी को मालूम हुआ कि थोड़ी देर पहले आरफ खामोशी के साथ जिस काम के लिए गया था वो यही डॉक्टर को लाने वाला काम था। आरफ की बीवी जमीला सरगोशी के अंदाज में शानी से मुखातिब होकर बोली, आरफ की कई महीनों की मेहनत रंग लाई है। ऐसे दूर दराज इलाके में कोई डॉक्टर आने को तैयार नहीं होता। वैसे भी चौधरियों के खौफ ने हर किसी को डरा सहमा रखा है। ये डॉक्टर कहाँ से आ रहे हैं? शानी ने पूछा। बेचारे कल से सफ़र में हैं। आज इन्होंने तकरीबन 8 घंटे तक कच्चे में तांगे पर सफ़र किया होगा। अब देख रही हैं इनकी हालत कैसी हो रही है। डॉक्टरों ने आरफ के घर में क़याम किया। अगले रोज़ हॉस्पिटल को तैयार करने के लिए मज़ीद तेज़ी से काम किया गया। मुरम्मत तलब छतों का काम कल ही मुकम्मल हो गया था। छोटी सी लेबॉर्ट्री भी तैयार थी। एक खस्ता हाल एक्सरे मशीन यहाँ मौजूद थी। ताम उसे वर्किंग पोजीशन में लाने के लिए बहुत मेहनत दरकार थी। डिस्पेंसरी इमारत की ड्यूटी में बनाई गई। आरफ और उसके साथ ही पता नहीं कहाँ से एलोपैथिक दवाएं इकट्ठी करके यहाँ लाए थे। एक लंबूतरे कमरे में बांध की चारपाई डालकर उसे वार्ड की शक्ल दे दी गई। दोनों लेडी डॉक्टर खुद भी बढ़ चढ़कर इस काम में हिस्सा ले रही थी। डॉक्टर का नाम नामान था और वो भी फलाई जज्बे से मामूर नजर आता था। सपैर के वक्त बस्ती का चौधरी नवाब दीन मौके पर पहुंचा। वो सफ़ेद धोती कुर्ते और सफ़ेद पगड़ी वाला एक दाना कमवा था। उसकी उम्र 70 साल के लगभग थी। शानी भी उस वक्त हॉस्पिटल की इमारत में लेडी डॉक्टर फरीन और शाइस्ता के साथ मौजूद थी। चौधरी नवाबुद्दीन आरफ को एक तरफ ले जाकर बातों में मसरूफ हो गया। दोनों के जुमले शानी के कानों तक भी पहुंच रहे थे। नवाबुद्दीन ने कहा, देखो पुत्र, जो भी कुछ करो अक्लमंदी और प्यार से करो। हमने पिंड में लड़ाई नहीं डालनी और ना किसी से मुकाबला करना है। मेरे लिए तुम में और शाही में कोई फर्क नहीं है। जैसे तुम इस पिंड के पुत्र हो वो भी है। अब क्या बात हुई है चाचा? आरफ ने पूछा। कोई खास बात नहीं है, पर एक बात तो है ना, शाही और उसके यारों को हॉस्पिटल का दुख है। अभी शाही का छोटा भाई मेरे पास आया था, कह रहा था आरफ के यार दोस्त हमारे गाहकों को खराब कर रहे हैं। अस्ताने पर आकर लोगों से कह रहे हैं कि झाड़ फूंक छोड़ो, अपनी जिंदगियां बर्बाद ना करो, डॉक्टरी इलाज कराओ। शहर से बड़े डॉक्टर आ गए हैं। बकवास कर रहे हैं वो। मैंने किसी को आसाने पर नहीं भेजा और ना किसी ने कोई ऐसी बात की है। बुल्लू का पट्टा शाही जानबूझकर फसाद करना चाहता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। शायद 1-2 बंदे यहाँ से आस्थाने की तरफ गए हैं। उन्होंने आस्थाने पर खड़े मरीजों से बात भी की है। मैंने खुद देखा है। चलिए आप कहते हैं तो मान लेता हूँ। मैं सारों से कह देता हूँ कि ख्याल रखें, शाही की दुम पर किसी का पाँव ना आए। 2-4 बातें करने के बाद चौधरी नवाबुद्दीन वहां से चला गया। शानी ने आरफ से पूछा, ये शाही कौन है? उसी फराड़िए कुदरत का खुफिया चमचे हराम ज़्यादा। यहाँ झाड़ फूंक करता है, लोगों को उल्टी सीधी दवाइयाँ देता है। गाँव में वो सब कुछ करता है जो कुदरत दूसरे इलाकों में ज़रा वसी पैमाने पर कर रहा है। कुदरत ने मुख्तलिफ देहात और इलाकों में अपने ऐसे कई मुकामी चूहे छोड़ रखे हैं। कई अलल कुदरत के शैतानी हाथ पर बैत हैं, कई नाजायज़ औलाद की तरह चोरी छप्पे के शागिर्द हैं और उसका काम आगे बढ़ाते हैं। ये कुत्ते का तुख्म भी उनमें से एक है। और ये आस्थाना क्या है? बड़े की माँ का सर है। आरफ ने जल कर कहा। बस 1-2 कमरे हैं शाह दीन वाले कुएं के पास। वहाँ शाही ने रंग बिरंगे झंडे लगाए हुए हैं। लोगों को डराने और फिसलाने के लिए अजीबो गरीब चीजें जमा कर रखी हैं। सुबह और शाम के वक्त वहाँ फसकड़ा मारकर बैठता है और तावीज़ घंटा करता है। कुदरत को पीरों का पीर और करामात का शहनशाह मानता है। लोग जाते हैं उनके पास। इन अनपढ़ लोगों की क्या बात करती हो शानी बहन? ये तो उस मदारी के गिर्द भी इकट्ठे हो जाते हैं जो रस्सी से नेवला बांधकर सिर्फ आध घंटा तक तकरीर झाड़ता है और आखिर में 500 के तावीज़ बेचकर चंपत हो जाता है। 5-6 महीने तक लोगों की उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं थी, लेकिन फिर वो खारिज की बीमारी वाला शोशा उड़ाकर और लोगों में ये मशहूर हुआ कि ये बीमारी बस उन लोगों को ही हुई है जिन्होंने लाहौर में कुदरत के साथ बदतमीजी की या फिर उस बदतमीजी की हिमायत की। ऐसी बातें इन सादा लूओं देहातियों में बड़ी तेजी से फैलती हैं और इनके दिलों में पुख्ता हो जाती हैं।
इस बात के फैलने के बाद से सिर्फ शाही का काम ही नहीं बढ़ा, इस जैसे दूसरे सारे चूहे भी दुम पर खड़े होकर नाच रहे हैं। अगले रोज 5 कमरों, एक बरामदे और एक ड्यूटी वाली उस मुख्तसर से हॉस्पिटल में काम शुरू हो गया। तीनों डॉक्टर ने अपनी ड्यूटियां संभाल ली। आरिफ ने यहाँ 2 कंपाउंडर भी मुहैया कर दिए थे। खुद आरिफ की बीवी जमीला दर्स के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। हॉस्पिटल में इलाज के आगाज़ के हवाले से 2-3 बैनर्स भी जोर आबाद को आने वाले रास्तों पर लगा दिए गए। 2-3 करीबी देहात में मलेरिया के असरात भी पाए जा रहे थे। आरिफ और उसके साथियों को तवक्को थी कि पहले दिन ही काफ़ी लोग हॉस्पिटल का रुख करेंगे। दोपहर तक ये तवक्को पूरी नहीं हुई। शानी और उसके खालू एजाज घर की छत पर खड़े थे। मंडीर के जुरोकों से हॉस्पिटल का मंजिर वाज़े नजर आता था। दोपहर तक ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 मरीजों ही ने हॉस्पिटल का रुख किया। लगता है कि मुकामी लोगों का रुझान तावीज़ गंडे की तरफ ज़्यादा है। शानी ने ख्याल आराई की। खालू एजाज बोले, असल में हॉस्पिटल के बंद होने से भी असर पड़ा है। आज तकरीबन 3 महीने बाद डॉक्टर यहाँ आए हैं और हॉस्पिटल के दरवाजे खुले हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोग मुतवज्जो हो जाएंगे, लेकिन शर्त यही है कि डॉक्टर यहाँ टिके रहें और आरिफ दवाइयों की कमी ना होने दे। इतने में खालू एजाज का साला जमशेद भी छत पर चलाया। यह FA पास था और यहाँ बस्ती में डीजल की एजेंसी चलाता था। इसका शुमार भी आरिफ के नौजवान साथियों में होता था। उसने बताया कि शाही के आस्थाने पर काफ़ी रश लगा हुआ है। मरीजों के अलावा बहुत से तमाशाई भी मौजूद हैं। क्या कोई ख़ास बात है? खालू एजाज ने पूछा। खास बात क्या होनी है, बस ड्रामे ही है बाजी। चौधरी हुशाम के पिंड से जोंकें आई हैं। कई दिनों से उन जोंकों का इंतजार हो रहा था। अब अगले 3-4 दिन आस्थाने पर लोगों को जोंकें लगेंगी और दूसरे लोग तमाशा देखेंगे। फिर जमशेद शानी से मुखातिब होकर बोला, बाजी जी आपको पता है जोंकों का? शानी के जहन में कलबली सी बच गई। वो समझ गई कि जोंकों से जमशेद की क्या मुराद है। वो जोंकों के बारे में जानती थी, बल्कि ताऊ हुशाम की हवेली में इनको भुगत भी चुकी थी। उसके जहन में गहरी सांवली रंगत वाले वही जुड़वा भाई आ गए जिन्होंने कई बार बड़ी रगबत से इसका खून पिया था और कुदरत के किसी सफरी इल्म की तकमील की थी। जमशेद ने कहा, मुझे लगता है बाजी आप जानती हैं। हाँ मैंने देखा हुआ है, ये 2 भाई हैं। अब कहाँ हैं ये? शाही के ठिकाने पर। आज सुबह यहाँ पहुंचे हैं। लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ आए हैं। बहुत से लोग उनसे खून चुसवाने के लिए बेताब हैं। अजीब तमाशा है। लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि ये इंसानी जोंकें सिर्फ गंदा और बीमार खून ही पीती हैं। सेहतमंद खून मरीज के जिस्म के अंदर रहता है। अब आरिफ की इस बात में कोई शुबा नहीं रहा था कि शाही नामी ये अमल कुदरत का ही चेला चांटा है। अगले 2-3 दिन में भी कोई खास तब्दीली नहीं आई। सुबह 9 बजे से दोपहर 5 बजे तक हॉस्पिटल में सिर्फ 8-10 मरीज ही आते थे। दूसरी तरफ शाही के आस्थाने पर रश लगा रहता था। लोग उसे बहुत मानते थे। शानी कम से कम 3 ऐसी औरतों से मिली जिन्होंने शाही के आस्थाने से इलाज करवाया था और सेहत याब हुई थी। शानी ने इस बारे में डॉक्टर नामान से बात की। डॉक्टर नामान ने कहा, शानी साहिबा आप जो कुछ बता रही हैं ये पहले से मेरे इल्म में है। ये बात आपको भी पता होगी कि शाही सिर्फ झाड़ फूंक ही नहीं करता, मरीजों को पुड़ियाँ और चुटकियाँ वगैरह भी देता है। अताइयों की तरफ से इस तरह मरीजों का इलाज अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। ये लोग बड़ी बेदर्दी से लोगों को स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करवा रहे हैं। तकलीफ कैसी भी हो, मरीज को वक्ती तौर पर आराम आ जाता है, लेकिन आगे चलकर वो बुरी तरह पछताता है। आपका मतलब है कि शाही भी स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करता होगा? यहाँ लेबॉर्ट्री में टेस्ट की सहूलत नहीं है, वरना मैं भी आपको सबूत पेश कर देता। आप शाही की दी हुई चुटकी या पुड़िया का नमूना गुजरांवाला या लाहौर भिजवाएं, आपको मुकम्मल सबूत मिल जाएगा। जब ये बातें हो रही थी, दोनों लेडी डॉक्टर फरहीन और शाइस्ता पास बैठी हुई थी। वो कदरे गुमसुम दिखाई देती थी। डॉक्टर नमान में पहले जैसा जोश व खरोश नजर नहीं आ रहा था। ये लोग तामीरी जज्बे के साथ यहाँ आ तो गए थे, मगर अब इन्हें एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था। डॉक्टर नमान एक मरीज को देखने खेतों की तरफ चला गया तो शानी फरहीन और शाइस्ता के पास आ बैठी। पहले दिनों के बरक्स दोनों कुछ डरी हुई और मायूसी थी। उनमें शाइस्ता खामोश तबे थी, लेकिन फरहीन बातें करती थी। उसके वालिद भी डॉक्टर थे और गुजरांवाला में सोशल कामों में हिस्सा लेते थे। शानी ने फरहीन से उसकी खामोशी की वजह पूछी तो वो टालने लगी, बोरियत का बहाना करने लगी, लेकिन शानी टो में लगी रही। आखिर फरहीन ने राजदारी से उसे बताया, आज सवेरे एक औरत क्लिनिक में आई थी। वो कुबड़ी भी थी और उसका चेहरा भी कुछ खौफनाक सा था। उसने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो हमें पहले मालूम नहीं थी। क्या कहा है उसने? शानी ने पूछा। फरहीन बोली, वो कहती है कि ये हॉस्पिटल इसलिए उजाड़ पड़ा है कि यहाँ कुछ है, मतलब कि साया वगैरह है। शानी चौंक कर फरहीन और शाइस्ता की तरफ देखने लगी। फरहीन बात जारी रखते हुए बोली, औरत का कहना है कि यहाँ कोशिश के बावजूद कोई डॉक्टर नहीं ठहरता। इससे पहले यहाँ 2 डॉक्टर मारे भी जा चुके हैं। एक लाहौर का था, दूसरा गुजरात का। दूसरी मौत यहाँ 3-4 महीने पहले ही हुई है। ये दोनों मौतें अभी तक एक सवाल हैं।
है।